इवन लेट्स लर्न अबाउट लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कभी भी किसी स्किल को एक्वायर करना, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, किसी एटीट्यूड को एक्वायर करना, किसी बिहेवियर में डिज़ायर्ड चेंज आना, ठीक है, दैट लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। जब हम कोई स्किल सीख लेते हैं या हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है तो अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर में भी चेंज आता है। जो हमारे एजुकेशन का एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, किसी के बिहेवियर को चेंज करना, किसी के एटीट्यूड को चेंज करना या उसके अंदर किसी स्किल को डेवलप करना, इसी को क्या बोला जाता है, लर्निंग बोला जाता है। यहाँ पे हम देखें याकोम एंड सिम्पसन के अकॉर्डिंग कुछ करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं लर्निंग की, कि जो लर्निंग है, लर्निंग इज़ ग्रोथ होती है। मतलब आप मेंटली ग्रो करते हो, साइकोलॉजिकली ग्रो करते हो, सोशली ग्रो करते हो, आप एडजस्टमेंट करना सीखते हो, आप अपनी एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करते हो, आप पर्पसफुल हो जाते हो। बोथ इंडिविजुअल लेवल पे भी लर्निंग होती है, सोशल लेवल पे भी होती है, और इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके भी होती है। मतलब लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये कौन बोलते हैं, याकोम एंड सिम्पसन क्या बोलते हैं कि जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस है वो एक जनरल करेक्टरिस्टिक है ना, जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ लर्निंग के, जैसे कि ग्रोथ होना, एडजस्टमेंट होना या अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना। लर्निंग एक पर्पसफुल एक्ट होती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, सोशल लेवल पे भी होती है, और ये इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट भी होती है। अकॉर्डिंग टू VR मैक्लो, लर्निंग हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस मॉडिफिकेशन होती है, किसी के बिहेवियर में कॉन्टीन्यूस चेंज होता है जो पूरी लाइफ चलता रहता है। लर्निंग एक परवेसिव प्रोसेस है, हर एस्पेक्ट में होती है ह्यूमन लाइफ के। मतलब हम साइकोलॉजिकली भी हम ग्रो करते हैं, फिज़िकली भी हम ग्रो करते हैं, मतलब सीखते हैं कुछ स्किल्स, मोटर स्किल्स, जैसे मोटर स्किल्स सीखते हैं, ठीक है। और हम मतलब सोशली भी ग्रो करते हैं, इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करते हैं, ठीक है। नेटिव वे में भी हम सीखते हैं, है ना, लर्न करते हैं। तो हर एस्पेक्ट में हम ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। तो लर्निंग क्या होगी, परवेसिव होगी, ऑल एस्पेक्ट में होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। लर्निंग इन्वॉल्व्स द होल पर्सन, पूरे इंसान की होती है, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। लर्निंग इज ऑफन ए चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। जैसे जैसे मैंने सीखा होगा वैसे वैसे मेरा बिहेवियर चेंज हुआ होगा, मेरे में अंडरस्टैंडिंग आई होगी, मेरे को एडजस्टमेंट मतलब समझ आई होगी, ये मेरे को कैसे एडजस्ट करना है, दूसरों के इमोशन समझ आए होंगे। लर्निंग इज़ डेवलपमेंटल, ये मेरे को हर एस्पेक्ट में डेवलप करेगी। टाइम इज़ वन ऑफ इट्स डायमेंशन, टाइम इसकी एक डायमेंशन है ना, टाइम के साथ ये क्या करेगी, डेवलप करेगी, ब्रॉड होती चली जाएगी। लर्निंग इज़ रिस्पॉन्सिव टू इंसेंटिव्स के रिस्पॉन्स में देखिए तो ये क्या है, रिस्पॉन्ड जनरेट करती है, चेंजेस लेके आती है। इन मोस्ट केसेस पॉजिटिव इंसेंटिव सच एज रिवार्ड इफेक्टिव रोल प्ले करता है और लर्निंग पॉजिटिवली होती है। बट नेगेटिव इंसेंटिव जैसे पनिशमेंट, इससे लर्निंग क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, फिर हम कहेंगे रुक जाती है, ये लर्निंग को इनहिबिट करती है। अकॉर्डिंग टू WR मैक्लो, लर्निंग इज ऑलवेज कंसर्न विद गोल ओरिएंटेड होती है लर्निंग। उसको चाहे हम उन गोल्स को ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के टर्म में एक्सप्रेस करें या किसी और टर्म में एक्सप्रेस करें, पर लर्निंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। इंटरेस्ट एंड लर्निंग आर पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी चीज़ को सीखने में, क्यूरियस है, तो पॉजिटिव लर्निंग होगी। द इंडिविजुअल लर्न्स बेस्ट दूज थिंग्स विच ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग। लर्नर्स वो चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। जैसे बहुत सारे जो लड़के होते हैं उनको फुटबॉल खेलना पसंद होता है तो वो ईजिली उसको सीख जाते हैं, ठीक है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन। जैसे अगर मैं 5 साल के बच्चे को मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखाना चाहूँ तो वो नहीं सीख सकता, उसको मैचुरेशन मतलब उसको उतना लेवल होना चाहिए और बच्चे के अंदर मोटिवेशन की होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, कोई मोटिव होना चाहिए, कोई ड्राइव होनी चाहिए जो उसको ड्राइव करे। लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन, हम कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं, इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। लर्निंग इंटेंशनल होती है। लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हमने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया तो उससे हम अपनी लाइफ की रियल लाइफ सिचुएशंस में बहुत सारे
जो हमारे पेबल्स आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, उनको फेस कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लर्निंग इज़ ए प्रोसेस, ये होती रहती है, ठीक है। इट्स नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग जनरली इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ परमानेंस, मतलब परमानेंट चेंज होता है ये इंडिविजुअल में। इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्निंग, दीज आर नॉट लर्निंग, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। बट लर्निंग क्या होती है? परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। इफेक्टिव लर्नर्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जो भी इफेक्टिव लर्नर्स होते हैं वो अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं एक्सप्लोर करने में या किसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने में। वो गुड लर्नर्स जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं। इफ़ेक्टिव लर्नर्स यूज़ व्हाट दे लर्न, जो भी उन्होंने सीखा होता है उसको सारे उस नॉलेज को वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर देते हैं। इफ़ेक्टिव लर्नर्स टेक एडवांटेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की एडवांटेज लेते हैं, इनोटेशन की एडवांटेज लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज की एडवांटेज उठाते हैं। इफ़ेक्टिव लर्नर्स सेट रियलिस्टिक गोल, कॉन्स्टेंटली उनको रीइवोल्वेट करते हैं अपने अप्रोच को, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की, अपने गोल्स को अचीव करने की। अगर कहीं पे उन्होंने फेल हुए हैं तो भी वो मतलब इवोल्वेट करते हैं, और कहाँ पे उनकी कमी रह गई थी उसके लिए भी वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। चूजिंग ए वे टू डू थिंग्स, लर्नर्स कम अप विद ओरिजिनल आइडियाज़, ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, किसी की कॉपी नहीं करते। लर्न न्यू थिंग्स बाय अप्लाइंग व्हाट दे ऑलरेडी नो, जो वो जानते हैं उन्हीं को अप्लाई करके नई थिंग्स वो सीखते हैं। सिलेक्टिंग एंड इन्वेंटिंग, नए अप्रोच इन्वेंट करते हैं। इफ़ेक्टिव लर्नर स्ट्रेटेजिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, वो सीखने के लिए तत्पर रहते हैं आगे, मतलब उनमें बहुत उत्साह जुनून होता है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की, सीखने की। द इंटेलिजेंस एंड इमोशनल कोशिएंट ऑफ इफेक्टिव लर्नर इज़ वेरी हाई। इफ़ेक्टिव लर्नर्स एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं एंड प्रोडक्टिव बनाते हैं। कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं? जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ये बता रहा है, द टीचर मस्ट रिगार्ड द लर्नर नॉट एज पैसिव रेसिपिएंट, कि पहला गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि हम किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कि हम लर्नर को पैसिव ना मान के कि भाई ये बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है, ये ना मान के हम ये माने कि नहीं, लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। हर एज के इंसान की फ्रीडम होनी चाहिए उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होने की, सोचने की, फीलिंग करने की, ठीक है। उसको स्टिमुलेट किया जाना चाहिए, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसको गाइड किया जाना चाहिए ताकि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके, ठीक है, और वो एक मेंबर बन सके डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। और जो भी एम है, टेक्निक्स हैं, उनसे उसको गियर्ड करना चाहिए ताकि वो जो बच्चा है या लर्नर है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, उसकी एबिलिटी डेवलप हो, उसकी नीड्स सामने आए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सेंटर में रख के लर्नर को एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्टिव बनाने के लिए। द टीचर मस्ट टेक द नेचर ऑफ लर्नर द बेसिस ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग। जो लर्नर का नेचर है, किस तरीके से वो सीखेगा, कैसे वो चीज़ को डील करता है, वही साइंस होती है टीचिंग की, वही प्रिंसिपल होता है, उसी को जानना है और उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। वही स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। लर्निंग की साइकोलॉजी, लर्नर की साइकोलॉजी या बोलेंगे कि उसकी एजुकेटिव प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। लर्नर इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन। द टीचर मस्ट कंसिडर दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज ऑर्डरली, ऑर्डर सीक्वेंस में होती है। पहले वो कम डेवलप होता है, फिर वो थोड़ा और डेवलप होता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है, और यूनिफाइड होती है। कहीं पे भी चले जाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन सेम तरीके से ऑर्डरली डेवलप करेगी। ही मस्ट वर्क विद द होल चाइल्ड, नॉट जस्ट ऑन हिज मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट अलोन। पूरे बच्चे पे काम करना पड़ता है, मतलब उसको सोशली भी डेवलप करना है, उसको इंटेलेक्चुअली भी डेवलप करना है, उसको की पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है, उसको मेंटल और कोग्निटिव एस्पेक्ट में भी डेवलप करना है, उसको ऑल ओवर डेवलपमेंट करनी है बच्चे की। ग्रोथ इज़ इंटेलेक्चुअल इन नेचर बट फिजिकल और इमोशनल भी होती है।
रेदर देन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, चाइल्ड की ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो पाएगी, अफेक्टिव हो पाएगी। टीचर मस्ट कीप इन माइंड दैट मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डू नॉट फॉलो ए सिमिलर पैटर्न फॉर ऑल लर्नर्स और स्टूडेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हर किसी का आईक्यू अलग होता है, हर कोई एक अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, हर किसी का सोशल स्टेटस अलग होता है, हर किसी के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते। तो क्या होता है कि हर किसी बच्चे का जो पैटर्न है सीखने का वो अलग अलग होता है। द क्लासरूम टीचर सुपरवाइज एंड एडमिनिस्टर, और ये माइंड में रखना चाहिए, और ये माइंड में रख के ही उसको स्टडी वाइज जो मेथड है, जो टेक्निक है इंस्ट्रक्शंस की, या जो भी मटेरियल, जो भी डिवाइस टीचर यूज़ करने वाला है टीचिंग में, वो सब प्लान करना चाहिए। क्या ध्यान में रख के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के, जो भी क्लास में बच्चे हैं उनके डिफरेंसेस को ध्यान में रख के उसको ये सब बनाना चाहिए। द टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्टिव ग्रोथ पैटर्न्स एंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लर्नर एंड देयर इफेक्ट अपॉन हिज बिहेवियर। टीचर को क्या सीखना चाहिए, कैसे बच्चे ग्रो करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, किस एज में वो क्या चीज़ें सीखते हैं, ताकि टीचर उनकी एज और उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग उनको टॉपिक सिखा पाए। ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे टीचर शुड बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट प्यूपल इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन पिक्यूलर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। खुद की हेरिडिटी और खुद के इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर। ही मस्ट रियलाइज दैट पीपल फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वे टू द सेम स्टिमुलस, कि अलग अलग बच्चे सेम स्टिमुलस के अगेंस्ट, सेम चेंज के अगेंस्ट, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ईच लर्नर मस्ट थस बी प्रोवाइडेड फॉर इन ए स्पेशल वे। सॉरी, तो उसको एक स्पेशल तरीका प्रोवाइड करना चाहिए सिंगली, वो कोई, ठीक है। टीचर मस्ट बियर इन माइंड दैट देयर इज क्लोज रिलेशनशिप और हाई कोरिलेशन बिटवीन मेंटल और फिजिकल ग्रोथ एज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज, कि रिलेशनशिप होता है और को रिलेशन होता है मेंटल एज में और फिजिकल एज में, जिसको हम मेज़र करके क्रोनोलॉजिकल एज निकालते हैं बच्चे की। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये तो पता है कि ग्रोथ तो कॉन्टीन्यूस होती है, पर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ये देखना है कि वो कितना कैपेबल है। दिस फैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब भी हम एजुकेशनल एक्टिविटी या प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज को देखना पड़ता है, उसकी मेंटल फिजिकल एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है। द टीचर मस्ट नो द लर्नर एज एन इंडिविजुअल, उसको ग्रुप का मेंबर ना मान के, उसको एक क्लास का मेंबर ना मान के कि भाई 8th क्लास में तो यही सिखाना है, 9th स्टैंडर्ड में तो यही सिखाना है। हमें देखना पड़ेगा कि वो एक इंडिविजुअल बंदा है, और इंडिविजुअल बंदा होने की वजह से वो बच्चा क्या सीख सकता है, उसका कितना IQ है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो हमें देखनी पड़ेगी, और उसी के बेसिस पे हमें ग्रोथ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और इवोल्वेटिंग प्रोसेस लेके आनी पड़ेंगी। कुछ पीपल्स कैन बी स्टिमुलेटेड टू मूव अलोंग एट ए मोर रैपिड रेट, किसी को बहुत जल्दी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं और किसी को टाइम लगता है। तो देयर इज़ वेरिएशंस इन ऑल राउंड मैच्योरिटी फ्रॉम पीपल टू पीपल, बच्चे से बच्चे मैच्योरिटी लेवल में भी डिफरेंस होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशंस होती हैं। द टीचर मस्ट यूटिलाइज द इनेट टेंडेंसी एज ड्राइव और पावर फॉर स्कूल वर्क, उनकी इनेट एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए स्कूल का काम करवाने के लिए, होमवर्क करवाने के लिए, लर्निंग एबिलिटीज़ के लिए, उनके अंदर लर्निंग को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी उनकी इनेट टेंडेंसी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप या फेयर प्ले अगर बच्चों को खिलाना है तो देखना पड़ेगा कि भाई वो स्पोर्ट्स के लिए उसके अंदर कितना इंटरेस्ट है, कितना क्यूरियस है वो स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, या फेयर प्ले ऑनेस्ट कितना है ना, तो वो फेयर प्ले खेलेगा, मतलब फेयर खेलेगा। द टीचर मस्ट यूटिलाइज एंड डायरेक्ट द यूजफुल इनेट टेंडेंसी इन सच ए वे दैट दे विल प्रोड्यूस एक्टिविटीज दैट विल लीड टू फ्यूचर एक्टिविटीज। द टीचर लाइकवाइज मस्ट रीडायरेक्ट और मॉडिफाई ऑल टेंडेंसी टू एक्शन which would result in undesirable activities। अब लर्नर्स के बिहाफ पे हम पढ़ रहे हैं, तो लर्नर्स के बिहाफ पे यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि लर्निंग इज बेस्ट डिफाइन एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का मतलब है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट इज इनेट
जो इनेट होती है occur as a result of experience is found only in humans, occurs by observing others, तो ये क्या होती है हमारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी एक डिसऑर्डर है जो किस मैनर में बच्चा एक्ट करता है, एक्सप्रेस करता है या इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है उसको अफेक्ट करता है। मतलब बच्चा कैसे बिहेव करेगा, खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन को रिटेन करेगा, उसके मैनर को अफेक्ट करता है एक डिसऑर्डर, उसी को बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। इट मैनिफेस्ट एज ए डेफिशिट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ओरल एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है किसी बच्चे को, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में सुनने में दिक्कत हो सकती है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, रीडिंग में दिक्कत हो सकती है, डिकोडिंग में दिक्कत हो सकती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन में दिक्कत हो सकती है, मैथ कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट विद लर्निंग disabilities or attention deficit disorder may also experience difficulty with the sustained attention। जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो करते हैं या अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर होता है, मतलब अटेंशन एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जैसे जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर शो करते हैं। ADHD वाले बच्चे भी जिनको ADHD होता है वो भी अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर शो करते हैं। तो उनको एक जगह अटेंशन मेंटेन करने में दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते टीचर से, दूसरे बच्चों से, और उनको अपनी थॉट को फंक्शनल करने में, मतलब फंक्शन में लाने में, एक्शन में लाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है वो क्रॉस कल्चरल है। मतलब क्रॉस कल्चरल का मतलब क्या है कि किसी भी कल्चर में हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी, कोई धर्म, रिलीजन या किसी कल्चर बेस्ड नहीं होती, ये किसी को भी हो सकती है। Learning disabilities are often inconsistent and may be more or less apparent given the demands of the environment। ये किसी में दिख सकती हैं, किसी में नहीं दिख सकती, किसी में कम हो सकती हैं, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं, है ना। ये इनकन्सिस्टेंट होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर फ्रस्ट्रेटिंग फॉर बोथ द स्टूडेंट एंड टीचर, क्योंकि इट इज़ वेरी टफ टू टीच अ चाइल्ड, क्योंकि हमें इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देनी पड़ती है एक डिसेबल्ड बच्चे को, और इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं स्कूल में हमारे इंडिया में खासकर कि हम बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते। सो बच्चे के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और टीचर के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के जो लर्निंग डिसेबिलिटी शो करते हैं। देयर इज़ ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ओरल एंड रिटन वर्क ना, वो ओरली कुछ बोलेंगे, लिखेंगे कुछ और। दैट स्टूडेंट जनरली वर्क्स स्लोली इन कंपैरिजन टू हिज हर पीयर, बहुत आराम आराम से लिखेंगे और या फिर उन गलत उतारेंगे बोर्ड से, है ना, तो वो स्लोली काम करते हैं। द स्टूडेंट इज़ अनेबल टू सस्टेन कंसंट्रेशन, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक कंसंट्रेट नहीं रह, मतलब कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते, ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते। द स्टूडेंट हैज़ ए पुअर एबिलिटी टू मेमोराइज, याद नहीं कर पाएगा बच्चा, बहुत बार उसको रिपीट करवाना पड़ेगा फिर भी भूल जाएगा। द स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी फॉलोइंग डायरेक्शंस को फॉलो करने में उसको दिक्कत होती है, स्पेशली ओरल डायरेक्शंस को। एंड डायरेक्शन ऑफ मोर देन वन स्टेप, एक स्टेप से ज़्यादा डायरेक्शन वो नहीं फॉलो कर पाता, बार बार वो डायरेक्शन पूछता रहेगा, है ना। स्टूडेंट हैज़ लिटिल कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट इज़ सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हिज हर वर्क। स्टूडेंट में बी एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स ओरली, बट वो लिख नहीं पाएगा उन चीज़ों को, ठीक है। द स्टूडेंट हैज़ जनरल कोऑर्डिनेशन डेफिशिएट, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अपने हाथों को, अपनी सोच को, मतलब अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को वो अपनी हाथों से मतलब एक्टिविटी नहीं कर पाता, अपने बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। कोग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। द स्टूडेंट हैज़ पुअर वर्क हैबिट, देयर लाइज डिफरेंस इन एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, उसकी एबिलिटी में, और मतलब उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो सकती है पर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाता। सोशली माल एडजस्टमेंट, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, रिलेशंस क्रिएट नहीं कर पाता, तो वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन लर्निंग डिफ़िकल्टीज द नेम फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज डिस्प्रेक्सिया पूछा गया है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है, लेक्सिया, लेक्सिया को एल है ना, इसमें एल आ गया तो मैं इसको लैंग्वेज से याद रखती हूँ। डिसलेक्सिया मतलब लैंग्वेज, मतलब रीडिंग डिसऑर्डर है।
ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है ये, मतलब बच्चे को रीडिंग करने में, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा मोस्टली बी को डी पढ़ लेता है, पी को क्यू पढ़ लेता है ना, उसकी स्पेलिंग बहुत बेकार होती है। और यहाँ पे कैलक्यूलिया जो है वो मैथ्स के लिए होता है, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जब बच्चे को, तो डिसकैलक्यूलिया लगा देते हैं। कैलकुलेशन से कैलक्यूलिया निकला है, कैलकुलेशन से कैलक्यूलिया निकला है। तो कैलकुलेशंस मैथ्स में होती है, तो डिसकैलक्यूलिया से हम याद रख सकते हैं। नंबर सेंस में, कैलकुलेशंस में, क्वांटिटीज़ को समझने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जैसे कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रहा अपनी सोच को और अपने हाथों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, मतलब जो सोच रहा वो लिख नहीं पा रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग डिसऑर्डर होता है ये, कोऑर्डिनेटिंग डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेटिंग डिसऑर्डर होता है, मतलब उसके पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब राइटिंग में, अपने शर्ट के बटन बंद करने में प्रॉब्लम होती है, शू की लेसेस बांधने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस पुअर होता है, गिर सकता है कभी भी, ठीक है। डिस्फेजिया भी किसका होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है, स्पीच फेजिया स्पीच, और लेक्सिया रीडिंग, ये भी लैंग्वेज का होता है, पर इसमें लैंग्वेज रीडिंग इशू होता है बच्चे को, और फेजिया में स्पीकिंग इशू होता है, मतलब वो ब्रेन में अपनी मतलब लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, बच्चा बोल नहीं पाता है यहाँ पे, ठीक है।